हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की गंभीरता बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग बस यही है कि मैं आपसे केवल वही टॉपिक डिस्कस करूं, मैं आपसे केवल वही न्यूमेरिकल डिस्कस करूं जिसमें, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन जो भी समय बचा हुआ है, हम लोग इस समय केवल वही बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं क्या, कि जो मैंने अपने बोर्ड स्ट्रेटेजी में पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड टॉपिक, जो हमारे बोर्ड स्ट्रेटेजी मतलब 150 टॉपिक से जो चुनिंदा टॉपिक हैं जो हमने लिए हुए हैं, हम लोग उसी टॉपिक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ये जो वीडियो आप अभी देखेंगे, इसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बोर्ड स्ट्रेटेजी के जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड है। उसके बाद आप को मैं जो भी मतलब जैसे थ्योरी डिस्कस करूं, चाहे मैं डेरिवेशन डिस्कस करूं, मैं केवल इस समय वही डिस्कस करूंगा कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, बोर्ड पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 20 अपॉन पाई एच, एच मतलब हो गया हेनरी, एंड द कैपेसिटर ऑफ 5 अपॉन पाई माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ वोल्टेज सोर्स टू 30 वोल्ट 50 हर्ट्ज, फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। देखिए, मैं आपको पहले इंपीडेंस थोड़ा समझा दूं। देखिए, इंपीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द जेड, और जब बात आ गई है किसकी, रेजिस्टेंस की, बात आ गई है इंडक्टेंस की, बात आ गई है कैपेसिटेंस की, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये जो सर्किट है वो हमारा कैसा सर्किट है, दैट इज LCR सर्किट है, ठीक है ना, LCR सर्किट है। अब यहां पर देखिए, जब LCR सर्किट है तो सर्किट होता कैसा है, तो हम लोग सर्किट बना लेते हैं। तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाता है, हमने रजिस्टर लगाया, ये हमने इंडक्टर लगाया, ये हमने क्या लगाया, कैपेसिटर लगाया, इसको हमने कैसे जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, हमने एक AC सोर्स लगा दिया, ये भी ठीक है, ये हो गया हमारा AC सोर्स हो गया। चलिए, अब बात आती है किसकी, कि भाई दिया क्या है, तो दिया है, देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, कितनी दी हुई है, दैट इज R की वैल्यू दी है 50 ओम। ये क्या है आपका, इंडक्टर है, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हुआ है, दैट इज L की वैल्यू दी है, कितना दिया हुआ है, 20 अपॉन पाई एच, दैट इज अ हेनरी, हेनरी इज अ यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस, एंड कैपेसिटर ऑफ 5 अपॉन पाई माइक्रोफैराड दिया हुआ है। इट मींस दैट कि जो आपको वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, कैपेसिटेंस की, C की वैल्यू दी हुई है, वो कितना दिया हुआ है, 5 अपॉन पाई, और माइक्रोफैराड मतलब इनटू 10 टू द पावर -6 फैराड। ये वैल्यू, इतना सारा वैल्यू ये आपको दिया हुआ है, दैट इज अ गिवन दैट, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जब दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या, फाइंड द इंपीडेंस। तो वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द इंपीडेंस इन LCR सर्किट, दैट इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये भी कंफर्म हो गया। R आपको पता है क्या है, दैट इज 50 ओम, ठीक है। XL XC अगर निकल जाए, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा इंपीडेंस आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, तो XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L, तो XL इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई F, फिर L हो जाएगा, तो 2 का 2 हो गया, इंटू पाई का पाई हो गया, इंटू F, F कितना दिया हुआ है, दैट इज 50 हर्ट्ज, F इज द फ्रीक्वेंसी, 50 इंटू L, L क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, L इक्वल टू 20 अपॉन पाई, कितना हो गया, 20 अपॉन पाई। आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपका कितना आ गया, XL कितना आ गया, दैट इज 2000 ओम आ गया। ये आपका क्या आ गया, XL आ गया 2000 ओम। अब आपको XL मिल गया, आपके पास R हो गया, अब आपको XC चाहिए। XC कैसे करेंगे, XC इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, तो 1 अपॉन ओमेगा कितना होता है भैया, दैट इज 2 पाई एफ सी। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू एफ, एफ कितना दिया हुआ है 50, तो क्या लिखेंगे 50 इंटू सी, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कितना लिखा है 5 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। पाई से पाई क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब तो ये आपने क्या किया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी हो गया, 1 अपॉन 2 इंटू पाई का पाई हो गया, इंटू एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी हुई है, एंड इंटू सी, सी कितना दे दिया आपका
5/5 इंटू पर -6, ठीक है, सी आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने यहाँ एक्सी की वैल्यू जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, एक्सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2000 ओम मिल जाएगा। कैसे, देखिए 550 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 1/500 और 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सी इक्वल टू मिल जाएगा 10⁻+6 इक्वल टू अपॉन 500। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सी की वैल्यू 2000 ओम मिलेगी। उसके बाद जेड की वैल्यू आपको निकालना है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r²। तो r कितना है आपका 50 ओम दिया हुआ है, तो 50 का स्क्वायर आपने किया और प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल की वैल्यू 2000, एक्सी की वैल्यू 2000, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2000 माइनस 2000 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20, स्क्वायर मत करिए, डायरेक्ट लिखिए 50 का स्क्वायर और प्लस ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जेड कितना मिल जाएगा हमको, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो जेड कितना मिल जाएगा 50 ओम। मतलब आपको एलसीआर जो सर्किट है इसका जो आपको एम्पिडेंस मिला वह कितना मिला, दैट इज 50 ओम मिला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। इसको लिखते हुए चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है व्हाट विल बी द रीडिंग्स। हाँ, एक इस टॉपिक पे था जो सर ने बोर्ड स्ट्रेटेजी में टॉपिक बताया, उसमें एक शब्द है एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट क्या होता है, एलसीआर सर्किट में रिजोनेंस कंडीशन क्या होते हैं, एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस क्या होता है, और उसके बाद एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम क्या होता है, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपको, उसको आप जरूर देखिएगा। इस समय आप मेरे केवल उसी वीडियो को देखिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपके लिए जो भी वीडियो बने हैं वो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी ही है। क्योंकि मैंने किसी कारण से लेट वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली जब समय का अभाव है, समय की गंभीरता को देखते हुए मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, आपके लिए क्या बनाऊंगा, अच्छा ही बनाऊंगा, मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे। तो प्लीज सी माई ऑल वीडियो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, न्यूमेरिकल्स के अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होगी, एज वेल एज ग्राफ कैसे होता है, कैसे मतलब ग्राफ को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर होगा। तो मुझे लगता है कि आप प्लीज सी माई ऑल वीडियो, ओके, ऐसा है। उसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ये है, लिखा है व्हाट विल बी द रीडिंग्स इन द वोल्टामीटर एंड अमीटर ऑफ द सर्किट सोल्व। आपको पता है कि जो वोल्ट मीटर होता है या क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जो अमीटर होता है वह करंट मेजर करता है। तो दोस्तों यहां पर दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द रीडिंग्स इन द वोल्टामीटर, इट मींस दैट इज अ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है। यह क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। यह क्या मेजर करेगा, दैट इज अ पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, और दैट इज अ ये वोल्टेज मेजर करेगा, ओके। उसके बाद हम इसको थोड़ा देखिए ध्यान से, यहां पर किसकी वैल्यू दी हुई है, यहां पर आपको दिया हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू दी है, एक्सएल इक्वल टू 4 ओम। यहां पर किसकी वैल्यू दी है, एक्सी की वैल्यू दी है, दैट इज इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, दैट इज 4 ओम। और यहां पर आपको आर दिया हुआ है, दैट इज रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है। तो आपको यह बताना है कि व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्टामीटर एंड द अमीटर ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपको क्या बताना है, कहीं ना कहीं आपको क्या बताना है, करंट बताना है, और कहीं ना कहीं आपको क्या बताना है, वोल्टेज बताना है। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वोल्टामीटर में क्या रीडिंग आ रही है आपको यह बताना है, ठीक है। तो वोल्टामीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और ये अमीटर क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। तो चलिए निकालते हैं थोड़ा सा दोस्तों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले आप एक बात मुझे बताइएगा, क्या इसका जैसे मान लीजिए आप पहले निकालते हैं, अगर मान लीजिए इंपीडेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका इंपीडेंस निकालते हैं। तो इसका इंपीडेंस आप कैसे निकालेंगे, तो इसका जो इंपीडेंस होता है आपको पता है कि जब इसमें आर लगा हुआ है, आपको जब पता है कि इसमें एल लगा हुआ है, और आपको जब पता है कि इसमें क्या बोलते हैं, एक्सएल है, एक्सी है और आर है, मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक एलसीआर की बात आ गई। और एलसीआर की जब बात आ गई तो आपको उसका इंपीडेंस कैसे निकालते हैं, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू √r²। आर कितना है, तो आर आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, 45 दिया हुआ है।
तो आप लिखेंगे 45 का स्क्वायर। एक्सएल कितना दिया हुआ है, यहाँ सामने दिया है 4 दिया हुआ है, आप लिखेंगे 4। एक्सी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दैट इज द जेड इक्वल टू अंडर रूट 45 का स्क्वायर एंड प्लस ये कितना वैल्यू हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज जेड इक्वल टू 45 ओम आपका आ गया, इंपीडेंस आ गया, इस सर्किट का इंपीडेंस आपको मिल गया, दैट इज 45 ओम मिल गया। तो जब आपको इंपीडेंस मिल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए वो हमसे जो पूछ रहा है वह पहले पूछ रहा है कि भाई अमीटर एंड वोल्ट का, पहले अमीटर निकाल लेते हैं। देखिए अमीटर में जो रीडिंग आएगा तो जाहिर सी बात है आप क्या पढ़ रहे हैं, आप एसी सर्किट पढ़ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर आपको एमीटर में रीडिंग मतलब आपको निकालना है, दैट इज आई आर एम एस निकालना है। तो मुझे एक बात बताइए, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा, दैट इज V अपॉन R होगा। तो जब यहाँ लिखाएगा आई आर एम एस लिखाएगा तो जाहिर सी बात है V क्या हो जाएगा, V मतलब ERMS हो जाएगा, ठीक है। और R क्या है, R मतलब टोटल जो इंपीडेंस है, टोटल जो मतलब क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, Z हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, IRMS निकाल लेंगे। IRMS कौन मेजर करेगा, अमीटर मेजर करेगा। अमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, वो क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। तो ERMS निकालना है। अब देखिए Z की वैल्यू आपको पता चल गई 45 ओम। अब यहाँ से अगर आप मान लीजिए ERMS, तो मुझे बात बताइए ERMS कितना दिया हुआ है, जाहिर सी बात है 90 दिया हुआ है। ERMS क्या है, ERMS क्या है बताइए, ये जो सोर्स लगा हुआ है एसी सोर्स, इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है 90 दिया है। तो ERMS की वैल्यू कितना रखेंगे आप, 90। जेड की वैल्यू कितना निकाला आपने, 45। आप इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मींस दैट जो अमीटर रीडिंग करेगा करेंट, वो IRMS जो मेजर करेगा वो कितना करेगा, दैट इज 2 एम्पियर। ये आपका क्लियर हुआ। अब आपने IRMS निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, तो अब आपको निकालना है वोल्टामीटर लगाना है। वोल्टामीटर की रीडिंग आपको पता करनी है, तो वोल्टामीटर की रीडिंग पता करनी है। तो जब वोल्टामीटर क्या मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो V इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो V इक्वल टू पता है सबको क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर देखिए जब हम बात पूरे सर्किट की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है बताइए, हमें निकालना है कि वोल्टामीटर का रीडिंग मतलब दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू मान लीजिए IR, तो I कितना है यहाँ पर, दैट इज I RMS है, ठीक है। और R की बात कर लेते हैं, तो ये बताइए वोल्टामीटर लगा कहां पर है, वोल्टामीटर लगा कहां पर है, किसके पैरेलल लगा हुआ है, तो एक्सएल और एक्सी के पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्सएल और एक्सी के अगर पैरेलल लगा हुआ है, वोल्टामीटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग को मतलब इससे नहीं है। तो जब हमको मतलब इससे नहीं है, इट मींस दैट आपका क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर हो जाएगा दैट इज IRMS इंटू एक्सएल माइनस एक्सी हो गया आपका, ठीक है। एक्सएल माइनस क्या हो गया, एक्सी हो गया। और इसके क्या लगा हुआ है, दैट इज पैरेलल लगा हुआ है। तो अब जब पैरेलल लगा हुआ है तो एक्सएल माइनस एक्सी हो गया। तो यहां से हम निकालेंगे तो क्या होगा, IRMS की वैल्यू कितना निकाला आपने, 2 निकाला है। और एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना है आपका, 4 माइनस 4, दैट इज 2 इंटू 0। तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब वोल्टामीटर की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इस प्रकार की क्वेश्चन देखिए आते हैं, इसको थोड़ा सा आपको करना है ना। यहाँ पर कंफ्यूजन मत पालिएगा कि सर आपने रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया, ये सब कॉमन सेंस की बात है। क्या रेजिस्टेंस और क्या बोलते हैं इसके पैरेलल लगा हुआ है क्या, आपको पता है ना कि वोल्टामीटर जो होता है आपका, जो क्या बोलते हैं मेजर करता है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो किस में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है। अमीटर किस में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है, ठीक है। ये आपको इस सबकी जानकारी बेसिक होनी चाहिए। तो इसके और इसके में अक्रॉस में क्या लगा हुआ है, दैट इज अ वोल्टामीटर लगा है। तो जो रीडिंग बताएगा वो इसके अक्रॉस ही बताएगा, और जब इसके अक्रॉस बताएगा तो इसका हम लोगों ने क्या लिया, ये हमको क्या मिला, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो मिला वो कितना मिला, एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। और हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको अमीटर की रीडिंग पता चल गई, दैट इज 2 एम्पियर। और आपको वोल्टामीटर की रीडिंग पता चल गई, दैट इज 0 वोल्ट। उसके बाद थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। लिखा है कंडक्टिंग लूप इज हेल्ड अबव अ करंट carrying wire PQ as shown in figure. Find the direction of the current induced in the loop when the current in the wire PQ is constantly increasing. आपको जानकारी है क्या है, आपको जानकारी यह है, क्या जानकारी है कि जब हम, ठीक है, देखिए जब किसी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है
तो आपको ये भी जानकारी है, क्या जानकारी है, कि जब करंट में हम इंक्रीमेंट करेंगे चाहे डिक्रीमेंट करेंगे तो किसमें चेंज होता है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने पे क्या होता है, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ जाता है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ जाता है तो फिर क्या होता है, तो इंड्यूस करंट जनरेट होता है। तो जैसे एक वायर है, इस वायर का नाम क्या है, दैट इज मान लीजिए PQ है, दिया हुआ है PQ है, और इस वायर में क्या है, करंट फ्लो हो रहा है और ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। मतलब मान लेते हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब करंट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तो उसके जो नाइबर, मतलब उसके जो पड़ोसी जो इसका क्वाइल होगा उसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगा। और आपको यह बताना है कि जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वह क्या होगा। तो आपको पता है कि इंड्यूस जो करंट होता है वह उसी का अपोज करता है जिसके कारण उसका जन्म होता है। तो मुझे एक बात बताइएगा, जब ये क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, वो इंड्यूस करंट चाहेगा कि ये इंक्रीज होता रहे? नहीं, वह चाहेगा कि ये डिक्रीज होता रहे। तो डिक्रीज होने के लिए वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे करंट हमारा अगर ऐसे जा रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पर देखिए दो डायरेक्शन में हो, मान लीजिए अगर यहाँ हम क्या बोलते हैं, एज्यूम कर सकते हैं एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम एज्यूम करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में कैसा हो जाएगा, फिर हमारा कैसा हो जाएगा, तो फिर हमारा मतलब ऐसा हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो जब ए करंट इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में जब जाने लगेगा। तो कहीं ना कहीं फिर इंक्रीमेंट कहाँ हुआ, तो डिक्रीमेंट होना चाहिए ना, जो रिजल्टेंट आना चाहिए हमारा वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो पीक्यू वायर में जो करंट जा रहा है, तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इसमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इट मीन दैट इसमें जो करंट हमारा जाएगा वो दैट इज द क्लॉकवाइज जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जब क्लॉकवाइज जाएगा तो फिर करंट इसमें कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। जब अपोज कर रहा है तो यही तो इंड्यूस करंट की खासियत होती है कि वो क्या, वो उसका अपोज करता है जिसके कारण उसका जन्म होता है। तो इट मींस दैट जब करंट इस वायर में इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप बस इतना जान लीजिए कि जो इसका डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, दैट इज अ क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज होगा तो ये ऐसे जाने लगेगा। जब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन हो गया मतलब क्या हो गया, अपोज किया। अपोज करना किसकी खासियत हो गया, इंड्यूस करंट की खासियत हो गया। और आपने इसका बता दिया, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बता दिया। सपोज करिए मैं एक कंडीशन और ले लेता हूं, मान लीजिए वायर है और इसमें करंट जा रहा है और आई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बगल में एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, आई सॉरी डिक्रीज हो रहा है, आई क्या हो रहा है, मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है। अब इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा क्या होगा, तो मुझे एक बात बताइए, जब करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट ये चूंकि डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो इंड्यूस करंट तो उसका अपोज करता है ना, इस कारण उसका जन्म होता है। तो मुझे बात बताइएगा कि जब ये ऐसे जा रहा है और अगर हम क्लॉकवाइज बना दें, अगर हम क्लॉकवाइज बना दें, ठीक है, तो क्लॉकवाइज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे जब डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, उसका इंक्रीज करने का प्रयास करेगा, क्योंकि भाई अपोज करेगा ना वो। तो जब इंक्रीज करने का प्रयास करेगा तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो इसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या होगा, आप ही बताइए। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में कैसे जाता है, ऐसे जाता है। तो देखिए ये वाला एरो देख रहे हैं, ये वाला एरो देख रहे हैं, दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। जब सेम डायरेक्शन में हो गए, इट मींस दैट, ठीक है, इट मींस दैट क्या करेगा वो, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज, आपको पता है ना। और इसमें क्या था कि जब इस डायरेक्शन में जा रहा था करंट, तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज किया। क्लॉकवाइज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हो गया तो देखिए एरो क्या हो गया, अपोजिट हो गए। तो अपोजिट करेंगे मतलब अपोज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट डायरेक्शन हमने क्या बताया, क्लॉकवाइज। लेकिन जब उसमें करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पर कॉयल है, तो कॉयल में क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। और इंड्यूस करंट आएगा तो बताइए, अगर दोनों एरो अगर सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे मान लीजिए हमने क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर हम लेंगे, ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा, इसका अपोज होने लगेगा। जब इसका अपोज होने लगेगा तो फिर डिक्रीज होने लगेगा, लेकिन डिक्रीज तो करना नहीं है, तो वो क्या करेगा, ए एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, दोनों एरो क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। इट मींस दैट वो अपोज करेगा, अपोज करके करंट की मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, इंक्रीज करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि हाँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इंड्यूस करंट का। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे थोड़ा बात कर लें। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कुछ ऐसा सिचुएशन है कि जैसे सपोज करिएगा कि दो प्लेट है और यहां से मान लीजिए आपका सनलाइट आ रहा है, मान लीजिए क्या है आपका कैथोड है और ये आपका क्या है मान लीजिए एनोड है। इस ये क्या है माइनस है प्लेट है, ये क्या है प्लस प्लेट है और इसको क्या बोलेंगे कलेक्टर प्लेट बोलेंगे, कलेक्ट करने वाला प्लेट। और इसको क्या बोलेंगे फोटो
सेंसिटिव प्लेट बोलेंगे, ठीक है। इस पे सनलाइट आएगी, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। तो हमें बताना है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो सपोज करिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, किसी बैटरी से, ठीक है, हमने क्या किया है, किसी बैटरी से क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइएगा, जब बैटरी से अगर हमने कनेक्ट किया हुआ है तो ठीक है, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लस, तो यहाँ पर भी है प्लस, ये हो गया माइनस, तो यहाँ पर भी है माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए, जैसे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब ऐसे आने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस चार्ज होता है, और प्लस वाला उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सर्किट में जो है क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ रिवर्स वोल्टेज का यूज कर दूं, तो जब रिवर्स वोल्टेज का यूज करूंगा तो रिवर्स वोल्टेज में क्या हो जाएगा, इस प्लस को मैं अगर माइनस कर दूं और इस माइनस को अगर मैं प्लस कर दूं, तो यहाँ वाला जो एनोड होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब एनोड वाला माइनस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो स्लो मोशन में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे फास्ट मोशन, मतलब फास्ट मोशन, मतलब उनका मोशन ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये माइनस माइनस क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो जब रिपल्सन करेगा तो जो स्लो मोशन के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो वहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन जो क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसका मतलब मोशन ज्यादा है, ठीक है ना, उसकी स्पीड अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो फिर हम इस रिवर्स वोल्टेज को और क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो बढ़ाते 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 क्या होगा कि इससे जो स्लो, जो मतलब जिनकी वेलोसिटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है, और जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे तो वो क्या करेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जिसकी स्पीड ज्यादा है, उसके काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस करेगा। और बैलेंस करने के बाद होगा क्या कि वह इलेक्ट्रॉन फिर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जब यहां तक नहीं पहुंच पाएगा फिर मतलब देयर इज नो करंट। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो इस प्रकार के रिवर्स वोल्टेज को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं फिर से समझा दूं, दो प्लेट था, दो प्लेट को हम लोगों ने क्या किया, बैटरी से जोड़ा, और इसको हमने माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक है। उसके बाद हो गया नेगेटिव, हो गया पॉजिटिव, ये वाला हो गया एनोड हो गया, ये वाला क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर सनलाइट आएगा, इससे टकराएगा, ठीक है, टकराने के बाद यहाँ से क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो स्लो मोशन के इलेक्ट्रॉन होंगे, और ज्यादा मोशन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, कम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो है करंट फ्लो होने लगेगा, आई फ्लो होने लगेगा। लेकिन जब हम रिवर्स वोल्टेज कर देंगे, मतलब इस प्लस को हटा के माइनस कर देंगे, इस माइनस को हटा करके प्लस कर देंगे, तो होगा क्या, अब ये वाला क्या हो गया, माइनस में हो गया, ये वाला क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो इट मींस दैट पहला चीज, इलेक्ट्रॉन को ये वाला जो प्लस है वो जाने नहीं देगा, और अगर और ये वाला जो माइनस है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा। उसके बाद आपको पता है कि जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो होगा क्या कि जो स्लो स्पीड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन क्या होगा कि जो अधिक स्पीड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो अगर यहाँ तक पहुंच गए तो हम रिवर्स वोल्टेज को और ज्यादा करेंगे। ऐसा करते करते एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा, इट मीन्स दैट करंट जीरो हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो इस प्रकार के जब जिस रिवर्स वोल्टेज पे ऐसा हो जाएगा कि I इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो उसी रिवर्स वोल्टेज को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, पेपर में आने के इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बस आपको मैं एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। इसकी वर्किंग कुछ ऐसे होती है कि जैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वह क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो सपोज करिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ हो गया, तो इसके कारण क्या हो गया, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने एक क्या रखा हुआ है, आपने क्या रखा हुआ है, एक कॉइल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कॉइल रखा हुआ है। कॉइल में क्या मतलब बह रहा है, करंट बह रहा है। तो चूंकि कॉइल में करंट बह रहा है तो कॉइल है कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस पे जाहिर सी बात है कॉइल है, तो कॉइल में करंट जहां जहां कॉइल है, मतलब जहां जहां कॉइल का मतलब हो गया कॉइल के जितने पार्ट्स होंगे, ये वाला पार्ट जितने हैं सब पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वह फोर्स क्या करेगा, इस कॉइल को रोटेट करने का प्रयास करेगा। तो जब रोटेट करने का प्रयास करेगा तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे फोर्स को हम लोग कहेंगे टॉर्क कहेंगे। लेकिन इसमें एक स्प्रिंग लगा होगा कि जो इसको क्या करेगा,
जो इसको क्या करेगा, मतलब अगेन अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। तो एक कंडीशन ऐसा होगा, ठीक है ना, एक कंडीशन ऐसा होगा कि जो टॉर्क लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किस पे, ऑन द कॉयल, और उसके बाद जो स्प्रिंग का, ठीक है ना, जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क है, जो स्प्रिंग का क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो जब क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो टॉर्क लग रहा है दैट इज अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यू, जो डिफ्लेक्ट कराने वाला टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यू, और जो स्टोरिंग टॉर्क यू है, ठीक है ना, स्टोरिंग टॉर्क यू, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो कॉइल क्या करेगा, रोटेट करना बंद कर देगा। तो जब कॉइल रोटेट करना बंद कर देगा, ठीक है ना, कॉइल जब क्या करेगा, रोटेट करना बंद कर देगा, तो यही सब चीज आपको किसमें पढ़ना है, देखिए इसमें आपको यही क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है, मैं आपको बहुत शॉर्टकट में अभी समझा रहा हूं कि मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कंडक्टर को आप रखेंगे तो आप फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपने कॉइल को रखा, कॉइल में करंट बह रहा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस पर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्योंकि यह फोर्स जो है कॉइल को रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए ऐसे फोर्स को हम टॉर्क कहेंगे। उसके बाद इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो एक समय आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि जो आपका डिफ्लेक्शन है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन हो जाएगा। टॉर्क जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन एक चीज है कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क आपस में जब इक्वल हो जाएंगे, इट मींस दैट कि कॉइल मूव नहीं करेगा। तो इस प्रकार, हाँ, तो यही आपका वर्किंग है। आपको इसको ऐसे समझाना, पेपर में अगर आ गया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को समझाओ, तो आप ऐसे समझाएंगे। इसमें एक बात आती है आई एंड भी, करंट सेंसिटिविटी की बात आती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात आती है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। और कौन कौन से फैक्टर, ठीक है ना, इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या क्या है, इसके जो फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स को भी आप पढ़ लीजिएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ लीजिएगा, करंट सेंसिटिविटी पढ़िएगा, और वर्किंग आएगा तो इस प्रकार से आप समझा दीजिएगा। मैं अभी इसको बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आपको और न्यूमेरिकल कराने समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। बात आज की नहीं है, बात आज की है ही नहीं, मैं हमेशा आपके लिए, मुझसे जितना बनेगा, आप जिस भी फील्ड में होंगे, मैं देखूंगा कि मैं और किस किस फील्ड में क्या क्या मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो मैं आपके लिए हमेशा कहीं ना कहीं मैं आपके लिए पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मैं प्रयास करूंगा। बट मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का पूरा प्रयास करें। और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ओके।